Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, जहां आज थर्ड कंसेक्यूटिव डे हम देख रहे हैं कि मार्केट में आज भी लगभग 384 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 100 इंडेक्स 45,050 पे आज जाके क्लोज हुआ। आज 45,030 पे मार्केट की क्लोजिंग हुई और तीसरे दिन भी हमने देखा कि मार्केट में लगभग 3 दिन में तकरीबन 1500 पॉइंट्स जो है इंडेक्स ने गेन किए। आज कुल 383 कंपनीज एक्टिव रहीं, जिसमें 195 कंपनीज पॉजिटिव, 169 नेगेटिव और 19 कंपनीज अनचेंज थी। वॉल्यूम के हवाले से बताते चलें 278 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए, डिसेंट वॉल्यूम, और जिसकी वैल्यू रही 11.827 बिलियन रुपीस जो है आज की मार्केट में जो वर्थ थी आज के ट्रेडेड शेयर्स की। तो एक अच्छा रिलेटिवली दिन हम कह सकते हैं कि पिछले 3 दिन मार्केट में अच्छे साबित हुए। इसी तरीके से KHI 100 इंडेक्स इस वक्त हम देख रहे हैं, ब्रिंडेक्स और वो तकरीबन 4,878.94 प्रिसाइजली बात करें तो 4,879 पे क्लोज हुआ। और आज ब्रिंडेक्स 100 में जो वॉल्यूम रहा 194 मिलियन शेयर्स रहा, जबकि 46 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया। तो मार्केट परफॉर्मेंस जिसमें आज हमने देखा कि काफ़ी अच्छी एक्टिविटी देखी गई और पिछले 3 दिन में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है वो बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। आज हम बात करना चाहेंगे कुछ अहम खबरों के हवाले से जो कि रिलेटेड है ज़ाहिर है कि कारोबारी दुनिया से हमने शामिल की हैं, और कुछ अहम खबरें जिनका इम्पैक्ट हम मार्केट में भी देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मूडीज इन्वेस्टर सर्विस का, जिसका कहना है कि कर्जों का भारी भरकम बोझ, नैरो जो आपका रेवेन्यू बेस है, ये दोनों चीज़ें बैरूनी अदायगियों की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल और हाई पॉलिटिकल रिस्क इस वक्त पाकिस्तान के क्रेडिट प्रोफाइल को मुतासिर कर रहा है। ताहम मूडीज का यह भी मानना है कि FATF पाकिस्तान को अगर ग्रे लिस्ट में जून में शामिल भी कर ले तो पाकिस्तान की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इस चीज को लेके काफी जो है वो कहा जा रहा था कि अगर इस ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आ जाता है तो हमारी इकोनॉमी को यकीनन इश्यूज होंगे। फिर आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने डॉलर की 115 रुपए कीमत को मुतवाजिन करार दे दिया, और इस सिलसिले में वजीर मुमलिकत खजाना राना अफजल कहते हैं कि डॉलर की कदर में इजाफे से बरामदात को फरोग मिलेगा, एक्सपोर्ट जो है उनमें बेहतरी आएगी। मजीद उन्होंने यह भी कहा कि डॉलर 120 पर जाने का इम्कान नहीं, ताहम अगर ऐसा हुआ तो हुकूमत या सेंट्रल बैंक इंटरवीन नहीं करेगा और मार्केट फोर्सेस जो हैं वही इस वक्त डिटरमाइन करेंगे कि मार्केट में इस वक्त एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के लिए चावल के कोटे में इजाफा कर दिया और तरजीही मुआहदे के तहत इंडोनेशिया 8 पाकिस्तानी राइस एक्सपोर्टर्स को 50,000 टन यानी फी एक्सपोर्टर 6,250 टन फी एक्सपोर्टर चावल एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर देगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें कि खरीफ की फसल के लिए पानी की किल्लत का अंदेशा है और अप्रैल में पानी की 40% कमी का इम्कान है, जिससे खरीफ की फसल मुतासिर हो सकती है। न सिर्फ खरीफ की फसल बल्कि आगे चल के जो नेक्स्ट हमारी क्रॉप होगी उसका जो बुआई का सीजन है वो भी मुतासिर हो सकता है। और अब बात करेंगे डॉलर की, कि डॉलर के हवाले से डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो गिरती कदर है उसका सिलसिला आज भी जारी रहा। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे इजाफे से 115 रुपए 40 पैसे पर पहुंच गया। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे सफदर अब्बास से। सफदर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी का सिलसिला आज भी जारी रहा। आज मार्केट में कारोबार के आगाज़ पर ही रुपए की कदर में 20 पैसे कम रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद अमरीकी डॉलर की कीमत इंटरबैंक में 115 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गई। तमाम अब जब मार्केट में कारोबार का अख्तिताम हो चुका है, मार्केट बंद हो गई है, तो रुपए की कदर में तकरीबन 26 पैसे कमी के बाद इंटरबैंक में डॉलर 150 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ। जो इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि रुपये की कदर में कमी से एक्सपोर्ट में तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, अलबत्ता दरामदी बिल बढ़ने के नतीजे में जो वो महंगाई का तूफान आएगा, आम अशिया जो
बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं उनकी लागत बढ़ जाएगी, जिससे हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाएगा। अगरचे जब हम बात करें करंट अकाउंट खसारे की, तो वो भी 8 माह के अंदर तकरीबन 10 अरब डॉलर से भी तजावुज़ कर चुका है। इसी वजह से जो हम देख रहे हैं कि जो दरामदी अदायगियाँ चलेंगी, जो IMF समेत पेरिस क्लब को कर्जे की वापसी की जा रही है, उसको लेकर डॉलर पर जो काफ़ी प्रेशर देखा जा रहा है, जिससे इंटरबैंक में डॉलर की तलब बढ़ गई है। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। ओपन मार्केट में अलबत्ता डॉलर की कीमत 116 रुपये पर मुस्तहकम है। जी, आप अपडेट कर रहे थे डॉलर की आज की मूव पे, जो कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में देखी गई। नाज़रीन, डॉलर की अप्रिसिएशन या रुपए की डीवैल्यू होने से मईशत पर क्या असरात पड़ रहे हैं, इस पर ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका अपना व्यू पॉइंट है और इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जो है उसको अलग तरह से देख रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में नईमुल हक, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनके रहनुमा, और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, मारूफ और माहिर मुआशियात भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। डॉलर 115 रुपए पर आ गया और बात की जा रही है बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, दिसंबर 2018 तक 120 की बातें हो रही हैं। ये बताइए, क्या ये मईशत के लिए बेहतर है या नहीं? जब गिराई जाती है तो वो उसको गिराई जाती है जबकि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं। और ये इसको मैं ये कहता हूँ कि जब दवाई से इलाज नहीं होता तो खुदा न खास्ता सर्जरी करनी पड़ती है, जिस्म का एक हिस्सा काटना पड़ता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सर्जरी है, एक नेगेटिव कदम है जो इसलिए कि उठाया जाता है कि बरामदात ना गिरे, लेकिन इससे जो नुकसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मसलन ये कि हमारे बजट खसारा बढ़ता है, टैक्स जो हमारा कर्जा है वो रुपए में बढ़ जाता है, जो डेट सर्विसिंग है उसका हजम बढ़ जाता है, महंगा इम्पोर्टेड चीजें महंगी हो जाती हैं, पेट्रोल महंगा हो जाता है। तो ये तो एक मनफी कदम है, इसलिए उठाया जाता है कि दवाई से बीमारी का इलाज नहीं हुआ या दवाई हमने सही इस्तेमाल नहीं की। तो ये मनफी कदम है मेरे हिसाब से। अच्छा, अब जो कहा जा रहा है, जो रैशनल लिया जा रहा है, जाहिर है कि इस वक्त एक्सटर्नल अकाउंट जो है वो आपका प्रॉब्लम में, डॉलर्स आपके पास है नहीं, आपके रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं, तो कुछ ऐसा एक्शन जाहिर है कि इसमें एक्सचेंज रेट के बदौलत कोशिश की जा रही है कि आपकी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिले, आपकी रेमिटेंस जो है उनका साइज बढ़े और अल्टीमेटली आपके जो रिजर्व्स हैं वो बढ़े। तो क्या गवर्नमेंट की अप्रोच अगर गलत है तो फिर आपके हिसाब से सही अप्रोच क्या होनी चाहिए थी? देखिए, अप्रोच ये होनी चाहिए थी कि आपकी हमारी जो बरामदात हैं, आप तो ये प्रोग्राम में बात करते रहे हैं, माली साल 2015, माली साल 2016 और माली साल 2017, 3 साल तक पाकिस्तान की बरामदात गिरी है, जो इससे पहले हमारी 70 साल की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो ये जो गिरी है उसकी बुनियादी वजह ये है कि IMF ने हमसे कंडीशन तय कराई थी कि आप 3 साल तक बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे, गैस के नर्ख बढ़ाएंगे। तो जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो बरामदात तो मुतासिर होंगी। दूसरी बात जिसमें पाकिस्तान में बात नहीं की जा रही कि IMF ने मशवरा दिया था, सूबे इस पर खुश थे कि NFC अवार्ड के तहत जो रकूम उनको मिलती हैं वो उसको खर्च ना करें पूरी तरह, ताकि बजट खसारे को कंट्रोल करें। ठीक है। तो मेरे पास जो आदाद शुमार है वो ये है कि सूबों ने 476 अरब रुपया फाजिल दिखलाया है। तो आपकी मईशत की शरह कोई बजट खसारा बढ़ा और आपका बैरूनी शोबा जो है वो तबाही जरा रखते हैं। इस वक्त डॉक्टर कैसर बंगाली, माहिर मुआशियात भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बात की जा रही है कि रुपए गिरती कदर इस वक्त मईशत को सहारा दे रही है या मईशत के लिए जहर कातिल साबित हो रही है। पॉइंट इज दिस कि IMF हमेशा से जो है उसका जोर रहा कि आप फ्लेक्सिबल जो एक्सचेंज रेट है उसको लेकर चलें, आपके रुपए की करेंसी को डीवैल्यू करें। डार साहब ने इसको आर्टिफिशियली रोके रखा। अब डार साहब के जाते ही, फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ते ही डॉलर जो है वो 115 फिर 120 की बात हो रही है। तो IMF ने कैसे बर्दाश्त कर लिया कि 6.2 बिलियन डॉलर्स का जो पूरा प्रोग्राम है वो एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के ऊपर चले? ये तो कोताही IMF की नहीं हुई? सर, IMF का एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है। IMF जो है वो मुस्तकिल पाकिस्तान को वेवर्स देता रहा है अपनी कंडीशंस के ऊपर। पाकिस्तान जब कंडीशंस मीट नहीं करता है तो वो वेवर दे के अगला ट्रांच दे देते हैं और ये मुस्तकिल ये करते रहे। तो और माजी में भी करते रहे। इनका एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा होता है। जब फौजी हुकूमत होती है तो बहुत हाथ हल्का कर देते हैं
और अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती है तो सबसे ज़्यादा सख्ती हमसे करते हैं। तो ये मुझे ताज्जुब नहीं है कि इन्होंने इतना अरसा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को हमने दबा के रखा और उन्होंने बर्दाश्त भी किया, चूँकि हमें पता है और शाहिद साहब मेरा ख्याल है इसको डॉक्यूमेंट करते रहे कितने वेवर्स दिए हैं IMF ने पाकिस्तान को। ठीक, अब ये फरमाइए कि इस वक्त जिस तरीके से ट्विन डेफिसिट हमारा बढ़ता चला जा रहा है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आपके सामने, तो क्या आने वाली हुकूमत उसके लिए IMF के अलावा कोई और फिर चारा बचेगा? एक मरतबा फिर हम डेट ट्रैप में चले गए, एक बार फिर IMF के दर पे खड़े होंगे? देखिए, डेट ट्रैप में तो हम अभी भी हैं। मसला ये नहीं है कि कोई एक आध इधर उधर चादर इधर से खींचे उधर से खींचने वाली बात। जो मईशत का स्ट्रक्चर है जो पिछले 30-35 साल में हमने बनाया है, उस स्ट्रक्चर में इट इज अ स्ट्रक्चर डिजाइन्ड फॉर डॉलर आउटफ्लो विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग डॉलर इनफ्लो। तो हमें ये स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करना पड़ेगा, तभी हम ये जो हर 2 साल 3 साल के बाद बहरान आता है इससे हम निकल पाएंगे, वरना ये बहरान आते रहेंगे और मईशत कॉर्नर होती रहेगी। डॉक्टर शाहिद, ये जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त कहा गया कि हमारे राना अफजल साहब कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा, अनफॉर्चुनेटली जो हम एक्सपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल उसका इंपोर्ट करते हैं, तो ये तो और महंगा हो गया, इनपुट कॉस्ट आपकी ज्यादा है, आप रीजन में आप मंडियों में कॉम्पिटिटिव नहीं रहे, तो ये क्या सूरत हाल आगे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, इसके अलावा एक और भी रीजन है कि जब आप अंडर रुपए की कदर गिराते हैं तो जो फॉरेन बायर्स हैं वो एक्सपोर्टर्स को कहते हैं जनाब ये आपको फायदा हो रहा है, इसमें आप आधा हमसे शेयर करें। तो जो बात कैसर बंगाली साहब कर रहे थे वो ये है कि अगर आप मईशत में स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं करते तो ये बहरान आता रहा है। 12 प्रोग्राम हमारे 1988 से अब तक हुए हैं IMF के, जिनमें से बेशतर नाकाम रहे, ये करंट भी नाकाम था। तो हम तो एक आर्जी इलाज करते हैं, और लेकिन जो असल स्ट्रक्चरल इस्लाहात है उसमें न वफाक तैयार है न चारों सूबे तैयार हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारा ये जो माशी बहरान है ये हमारे सियासी बहरान में कन्वर्ट होकर हमारी सलामती के लिए खतरा पैदा कर रहा है। तो मैं तो समझता हूँ कि इसको बहुत संजीदगी से जो कौमी यकीनी तौर से बिल्कुल। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में तरजीहात क्या होनी चाहिए? देखिए, तो हमारी जो इंपोर्ट्स हैं उसमें 1/4 तकरीबन 24-25% जो इंपोर्ट्स हैं उसमें एक ही कमोडिटी है, वो है ऑयल। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा तवज्जो वहां होनी चाहिए। अच्छा, ऑयल 7 किस्म के ऑयल हैं, कैटेगरीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, मसलन हाई स्पीड डीजल, लो स्पीड डीजल, फर्नेस ऑयल, पेट्रोल, एविएशन फ्यूल वगैरह वगैरह। इन 7 में से 2 जो है they account for 70% of oil consumption and those 2 are diesel और furnace oil। Okay। हम क्यों इतना ज्यादा डीजल इस्तेमाल करते हैं? इसलिए कि 95% ऑफ हमारा जो लॉन्ग डिस्टेंस गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है ट्रक से है और ट्रक्स डीजल इस्तेमाल करते हैं। हम क्यों इतना फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि 2/3 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्नेस ऑयल। ठीक है, ठीक है। अगर हम ट्रक से ट्रेन पे शिफ्ट करें अपना, तो 1/3 कमी हो जाएगी डीजल की इंपोर्ट में, और फर्नेस ऑयल के बजाय हम थर्मोकोल इस्तेमाल करें तो हमारा अबाउट 3/4 फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट कम हो जाएगी। रखते हैं इसी सवाल को। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम थर्मोकोल इस्तेमाल करने के बजाय इंपोर्टेड कोल के ऊपर हमने प्लांट्स लगाए हैं, तो डॉलर आउटफ्लो मजीद बढ़ेगा, और मुझे खदशा है कि दिसंबर तक हमारा डॉलर 150 रुपए का होगा। दिसंबर तक 150, 120 की बात हो रही थी, ये तो आपने ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त एक थॉट दे दी है कि 150। वेल, अल्लाह ताला महफूज रखे इस शर से जिसमें इस वक्त हम दसते चले जा रहे हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से जाहिर है कि जितना हमें NHA में हम चले जाएं, फिर उसके बाद जितना नुकसान हमें जो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हुआ, इस ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम रेलवे को सही करते, फ्रेट को सही करते उसके, तो काफी बचत की जा सकती थी। लेकिन हमारे यहाँ तो मसला यह है कि रेलवे का मिनिस्टर हमने उसको बना दिया था जो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर था। देखिए, पहली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो हमारी है वो ये है कि GDP के तनासुब से हमारा टैक्सों की वसूली, कौमी बचतें और मुल्की सरमायाकारी, मेरे हिसाब से तरक्की पजीर के मुल्कों के लिहाज से हम कोई 11,000 अरब रुपया साल
कम वसूल कर रहे हैं इन तीनों शोबों में। तो जब आपकी तरजीहात तो गलत हैं ही, हमारे पास वसाइल का भी मसला है। अगर वसाइल होते तो फिर आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की तरफ भी तवज्जो करते। तो एक तरफ करप्शन, दूसरी तरफ करप्शन, इंटेलेक्चुअल करप्शन, IMF की नेगेटिव शराइत, सियासी शराइत, और हमारा इन तीनों शोबों की इस्लाह न करने की वजह से जो वसाइल की किल्लत है, तो जो सिफारिशात आती भी हैं तो वो उसको हम उस पर अमल दरामद नहीं करते। और मैं समझता हूँ कि ये इतना संगीन बहरान है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें सलामती के लिए खतरा है। अब सिर्फ मईशत का मामला नहीं रह गया, क्योंकि हम इस्तेमाली ताकतें हमारे गिर्द घेरा तंग कर रही हैं। अभी आपने देखा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आई, उसके बाद IMF को यूज करके नेगेटिव रिपोर्ट दी गई है 2022-23 तक की। तो ये सब जो हो रहा है, ये ट्रम्प साहब का जो न्यू ग्रेट गेम है, उसके तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है और हम पस मफादात में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी और डॉक्टर कैसर बंगाली, आप दोनों हजरात का। और ये तय है कि इस वक्त ये जिसको हम खालिसतन मुआशी मसला कह रहे हैं, ये इतना सीवियर मसला हो चुका है कि ये पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए बहुत बड़ा थ्रेट खुदा न खास्ता हो जाएगा अगर इकॉनमी को दुरुस्त सिमत में सही तरजीहात के हवाले से डील नहीं किया गया। इंशाल्लाह आपसे एक लॉन्ग वीकेंड के बाद अब अगले मंडे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।